नमस्कार बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोग एल्कीन का प्रॉपर्टी स्टार्ट किए थे और एडिशन ऑफ एच एक्स है ना, वहाँ पर देख रहे थे हम लोग। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे, उस पर कुछ और क्वेश्चंस हम लोग को करने हैं, है ना। तो चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो एक क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। देखिए, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग produces diastereomers। ठीक है, which of the following reaction produces diastereomers। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, स्टीरियोकेमिस्ट्री पर बेस्ड है। चलिए, तो मैं कुछ रिएक्शंस लिख रहा हूँ यहाँ पर, आपको बताना है कि इनमें से कौन से रिएक्शंस ऐसे होंगे जो डायस्टेरियोमर्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हाँ, तो पॉज कर लीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है और इन सारे रिएक्शंस को हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो इनमें कौन से ऐसे रिएक्शंस हैं या कौन कौन से ऐसे रिएक्शंस हैं जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, वो एक से ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, और उन प्रोडक्ट्स में आपस में रिलेशन जो होगा वो डायस्टेरियोमरिक रिलेशन होगा। ठीक है, चलिए बनाइए। हो गया होगा भाई। हाँ, तो पहला नहीं होगा ना, करेक्ट, क्योंकि देखो इसमें HCl का इस पाई बॉन्ड पर अटैक होगा, तो सबसे पहले यहीं पर अटैक होगा, तो ये बॉन्ड इधर टूटेगा, प्लस चार्ज यहाँ आएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। अच्छा, कार्बोकेटाइन बनेगा और उसके ठीक बगल में यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन बनता है किसी रिएक्शन में तो बिना शिफ्ट कराए मेजर प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पर अपने हमेशा जब इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो जो मेजर प्रोडक्ट है उसी से हम लोग सोचेंगे बात, है ना। तो यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट होगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, फिर Cl माइनस आकर इस पर जुड़ेगा, अबव और बिलो दोनों से जुड़ेगा, लेकिन जो कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा, और ये कायरल ही नहीं है। देखो तो दोनों मिथाइल है, ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिख दिया है ना, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो ये पहले भी कायरल नहीं था और अभी भी कायरल नहीं है, तो फिर डायस्टेरियोमर का कोई बात ही नहीं आई। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग समझ लेंगे। इसमें देखो तो ज़रा, है ना, तो इसमें डायस्टेरियोमर्स नहीं बने। इसमें देखो, इसमें H+ यहाँ आया, यहाँ कार्बोकेटाइन बना। अब इस कार्बोकेटाइन के पास 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होकर कार्बोकेटाइन यहाँ आएगा तो उसके पास 2 और 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, है ना। मतलब सेकेंडरी से सेकेंडरी, और फिर जब शिफ्ट होगा तीसरी बार तब वो टर्शरी बनेगा। तो क्या ऐसा शिफ्ट सोचेंगे? नहीं सोचेंगे, क्योंकि सेकेंडरी से सेकेंडरी नहीं जाएगा, है ना, प्राइमरी से प्राइमरी नहीं जाएगा, टर्शरी से टर्शरी नहीं जाएगा, है ना। सेकेंडरी से टर्शरी मिले या प्राइमरी से सेकेंडरी मिले, मतलब स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए, तब उस डायरेक्शन में वो शिफ्ट करेगा। तो ये अभी सेकेंडरी है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है। अगर यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो भी ये सेकेंडरी ही बनेगा और अल्फा हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, मतलब ज़्यादा स्टेबल से कम स्टेबल चला जाएगा। याद आ रही है बात? तो इस वजह से यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होगा, यही कार्बोकेटाइन रहेगा। और अगर यहाँ रहेगा तो फिर ब्रोमाइड। अब कार्बोकेटाइन मतलब प्योर पी ऑर्बिटल। बोलो भाई, इतनी बातें की हैं हम लोग इस पर। तो अब Br- अबव और बिलो दोनों तरफ से जुड़ सकता है। तो अब अगर ध्यान से आप देखें तो यहाँ पर इथाइल है, यहाँ H है, ये जैसा कॉन्फ़िगरेशन था वैसे ही रहेगा। ये तो फिक्स दिया हुआ है आपको, है ना। R या S निकाल सकते हैं इसका। ये कायरल है क्योंकि इधर मिथाइल है, इधर इथाइल है,
एक हाइड्रोजन है और एक ये पूरा ग्रुप है, नहीं। और इस बार यहाँ पर ब्रोमीन आ रहा है, और क्योंकि यहाँ पर sp2 और हाइब्रिडाइजेशन था, तो ब्रोमाइड जो है ये अबव और बिलो दोनों से आ सकता है। मतलब यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन है, एक ब्रोमीन है, एक मिथाइल है, ये भी कायरल बना, और एक बार अबव और एक बार बिलो दोनों से आ सकता है, जबकि ये वाला फिक्स्ड है, नहीं। तो आप बताइए ये डायस्ट्रोमर्स बनेगा क्या, है ना, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो था, मान लीजिए कि ये R था, मैंने ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है, 1 2 3 4 करके लिख सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही लिख दिया है जस्ट समझने के लिए। तो इसमें एक बार ब्रोमीन जब अबव से जुड़ेगा, मान लो वो भी R होगा, तो एक वो बनेगा, और एक और प्रोडक्ट बनेगा इसमें, जिसमें ये तो ऐसा ही रहेगा और ब्रोमीन बिलो जुड़ेगा यहाँ पर, बोलो तो ज़रा। तो ये तो R ही रहेगा, लेकिन ये क्या बन जाएगा, क्योंकि ब्रोमीन उल्टा जुड़ेगा तो S हो जाएगा, है ना। मैं फिर से कह रहा हूँ, है ना, ये मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, मैंने एक्चुअल इसका RS नॉमेनक्लेचर नहीं किया है, जस्ट समझाने के लिए बात कर रहे हैं कि भाई ये R बना, अगर मान लो ये अबव जुड़ा तो, और ये R, क्योंकि इस पे तो रिएक्शन हो नहीं रहा है, यहाँ पे तो कार्बोकेटाइन बन नहीं रहा है, तो ये जैसा था वैसे ही रहेगा ये R, और अगर ब्रोमीन इस कार्बोकेटाइन पर अगर बिलो से जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। तो RR का मिरर इमेज होता है SS। अगर RR का उल्टा SS आ जाता दोनों पर, तो मतलब मिरर इमेज हो जाते, R का मिरर इमेज S होता है, तो एनेंटियोमर बोलते। अगर RR ही रहता तो सेम बोलते, होमोमर बोलते, या आइडेंटिकल बोलते, लेकिन RR का RS हो जाता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, डायस्टेरोमर्स बोलते हैं। याद आ रही है ना बात, तो वहाँ पर ये बातें हम लोग करी थे, है ना। या सिंपल शब्दों में अगर हम लोग बात करें तो एक का कन्फिग्रेशन फिक्स्ड है, एक में चेंज हो जा रहा है, और ऐसा जब भी होता है तो डायस्टेरोमर्स बोलते हैं। तो ये डायस्टेरोमर्स प्रोड्यूस कर रहा है ना। उम्मीद है कि कई लोगों ने सही कर लिया होगा। इसमें देखो ये फिक्स्ड है, इसमें H+ का अटैक इधर ही होगा, क्योंकि यहाँ एक ही बार में सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन टर्शरी मिल रहा है, प्लस चार्ज आएगा। आयोडाइड जो है वो एक बार अबव और एक बार बिलो से जुड़ेगा, तो इसमें भी दो कंपाउंड ऐसे मिलते नज़र आ रहे हैं, जिसमें एक बार मिथाइल अबव और आयोडाइड जो है वो बिलो होगा, और एक कंपाउंड और मिल रहा है अपने को, जिसमें ये तो सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो रहा, और इस बार आयोडाइड अबव और मिथाइल बिलो जाने वाला है, ठीक है ना। तो अब ज़रा बताइए, तो इसमें दोनों मिथाइल अबव हैं और इसमें मिथाइल बिलो और मिथाइल अबव, है ना। तो ये दोनों आपस में स्टीरियो आइसोमर तो है ही, और इसका मिरर इमेज नहीं है ये, क्योंकि अगर आप मिरर रखेंगे, है ना, अगर ऐसे मिरर रखेंगे तो मिथाइल इस तरफ है ना, तो इधर इस तरफ जाना चाहिए था, तो मिरर इमेज नहीं है। अगर आप बाहर की तरफ ऐसा मिरर रखोगे बोर्ड के प्लेन पर, तो ये मिथाइल और ये आयोडाइड तो पलट जाएगा। मिथाइल बाहर है तो उसका मिरर इमेज पीछे बनेगा, बन गया भाई। आयोडाइड पीछे है तो उसका मिरर इमेज बाहर बनेगा, बन गया। लेकिन ये बाहर है, इसका मिरर इमेज भी पीछे बनना चाहिए था, अगर आप ऐसे मिरर पर देखते तो क्या इस स्ट्रक्चर को इस स्ट्रक्चर का मिरर इमेज बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो ये दोनों आपस में स्टीरियो आइसोमर तो हैं ही, लेकिन मिरर इमेज नहीं है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या हैं? डायस्टेरोमर्स हैं, नहीं। तो ये भी डायस्टेरोमर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, बोलो। फिर इसमें बताओ, ये ऑल्दो ये रिएक्शन नहीं है जो अभी हम लोग पढ़े, लेकिन ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन यहाँ पर होगा, और इसमें सिन स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है ना, सेम साइड से जुड़ता है, दोनों डी या तो अबव जुड़ेंगे या बिलो जुड़ेंगे। तो इसमें जो दो कंपाउंड बनते नज़र आ रहे हैं वो एक ऐसा बन रहा है, और एक अगर डी पीछे से जुड़ जाए तो इस मिथाइल पे तो कोई चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि उस पर रिएक्शन ही नहीं हो रहा है। तो ये और ये, है ना, ये दोनों आपस में ये डी ये मिथाइल आपस में सिस है, ये डी ये मिथाइल सिस है, लेकिन ये डी ये मिथाइल ट्रांस है, सिस ट्रांस का रिलेशन हो गया, मतलब डायस्टेरोमर्स हो गए, ठीक है ना। तो ये भी डायस्टेरोमर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आंसर हो गया बी, सी एंड डी। कहानी आई समझ में सबको? ठीक है, कई लोगों का सही होगा, ये +4 जोड़ लीजिए। तो क्लियर कर रहा हूँ मैं इसको, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए।
अब आ जाओ, हाँ एक और क्वेश्चन लिखो, लिखिए अरेंज इन ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ एडिशन ऑफ Hx, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ एडिशन ऑफ Hx ऑन एल्कीन्स। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट बताओ कैसे देखोगे, है ना। अगर मान लीजिए ये सवाल आता है कि ऑर्डर में अरेंज कीजिए रेट ऑफ एडिशन ऑफ Hx ऑन एल्कीन, तो कैसे डिसाइड करते थे हम लोग, RDS ढूंढेंगे। RDS क्या होता था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो अगर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन RDS है तो इसका मतलब ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ एडिशन, सिंपल। ठीक है, तो आपको हर मॉलिक्यूल में, आपको एल्कीन्स लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको चेक करना है कि अगर उस पर Hx का एडिशन कराया जाए तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जिस हिसाब से होगी वही उसका आंसर होने वाला है। ठीक है, चलो, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, जैसे मान लो एक हमने ले लिया, ये एल्कीन, एक हमने ले लिया इन सब का एक साथ, है ना। ठीक है भाई, चलिए, तो आपके सामने ये मॉलिक्यूल है, 8 मॉलिक्यूल है ना। तो इसमें आपको रेट ऑफ एडिशन ऑफ Hx अरेंज करना है इन सभी को एक साथ, है ना। ये नहीं कि वो 4 अलग, ये 4 अलग, ये सभी एक साथ। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कीजिए। कहीं कहीं आप फंसेंगे, है ना, और फंसना ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर कुछ बातें करनी है। ठीक है, तो जहाँ फंसेंगे उसको छोड़ दीजिए, उसको मत रखिए, बाकी जितना हो जाए उतना एक बार ट्राई कीजिए, और जो लोग नहीं फंसेंगे बहुत अच्छी बात है ना। चलिए, पॉज करके हो गया भाई, चलो देखा जाए। तो हाँ, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन में। मेरा अप्रोच ये है कि मैं इस क्वेश्चन में जो हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल में जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा मैं वो बनाऊंगा, और उन कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी अरेंज कर लूँगा, है ना। ये नहीं कि इसका लेस स्टेबल बना दिए और इसका मोर स्टेबल बना दिए और फिर आपस में अपने हिसाब से अरेंज कर दिए, नहीं, क्योंकि रिएक्शन के दौरान मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन ही बनेगा और उसी हिसाब से आपको अरेंज करना है। ठीक है ना, चलो, तो जैसे पहला मॉलिक्यूल है, तो पहले में H+ का अटैक इस कार्बन पे होगा और कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा, और इस कार्बोकैटायन के पास 3, 3, 6 और 3, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। बढ़िया, काफ़ी स्टेबल है। इसमें या तो इधर अटैक हो सकता है या इधर भी हो सकता है, तो दोनों में से कहीं भी हो सकता है, क्योंकि एकदम सेम तरह का है। तो मान लो यहाँ अटैक हुआ H का, तो यहाँ H आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर 3 और 2, यहाँ पर एक H पहले से था, तो 3, 2, 5 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है। इसमें भी अगर मान लो किसी एक जगह पर H+ अटैक कर जाए तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 5 अल्फा हाइड्रोजन हो जा रहे हैं। बोलो भाई, अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें भी एकदम इक्विवेलेंट है। मान लो एक जगह पर H आ गया, इस पर प्लस चार्ज आ गया, तो 3, 3, 6 और एक 7 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सबकी स्टेबिलिटी। इसमें H+ मान लो यहाँ आ गया, तो यहाँ प्लस चार्ज बनेगा, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, इसमें आएगा H+ यहाँ पर, तो यहाँ H, यहाँ प्लस चार्ज, इसके पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और प्लस 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें H+ यहाँ आएगा, ये पाई बॉन्ड हट जाएगा और प्लस चार्ज यहाँ आएगा, ये बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड है,
तो इसके पास बैक बॉन्डिंग है, मतलब दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एक ये एक जब बैक बॉन्डिंग कर जाएगा तब, तो बैक बॉन्डिंग है मतलब दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और प्लस 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। इसकी बात करें तो यहाँ पर इस पर H+ आएगा, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पे इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है और इसका -I इफेक्ट डोमिनेट करता है ना, तो इसका -I इफेक्ट भी है, क्लियर है। और थोड़ा बहुत बैक बॉन्डिंग भी है यहाँ पर, थोड़ा बहुत मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका +M इफेक्ट जो होता है वो कम होता है ना, लेकिन होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, क्योंकि इसका 3p ऑर्बिटल से 2p ऑर्बिटल में जा रहा है। हैलोजेंस का हम लोग को पता है कि -I इफेक्ट जो है वो है ना डोमिनेट करता है। या मैं एक काम करता हूँ कि इसकी बात मैं अलग से ही करूँगा, है ना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इस रेट के क्वेश्चन में ये सबसे टेढ़ा क्वेश्चन, सबसे टेढ़ा ऑप्शन है ना, तो इसकी बात मैं अलग से ही कर लूँगा। तो भाई देखो, अब मुझे इसको मैं बाद में आता हूँ, इसका पोजीशन मैं बाद में डिसाइड करता हूँ। इसमें कुछ बात है जो आपको नई बात सीखेंगे और ध्यान रखना है, बाकी G तक हम लोग अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो, सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मुझे बता दो कौन होगा? G होगा। क्यों भाई? पहले भी बताया है मैंने कि बैक बॉन्डिंग है और एक ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट होगा और ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। इसमें भले 5 बन रहे हैं लेकिन तब भी ये ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा। यहाँ 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बट स्टिल दिस इज़ मोर डोमिनेटिंग, और ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी कर रखा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा G, उसके बाद रेजोनेंस ढूंढो तो है F में, तो फिर हो गया F, ठीक है। अब आ जाओ फिर हाइपर कॉन्जुगेशंस में, फिर हो जाएगा कौन सबसे ज़्यादा? फिर 9 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है, तो फिर हो जाएगा A के बाद हो जाएगा कौन? D, क्योंकि D के पास 7 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। अब बचा अपना एक C बचा, एक B बचा और एक E बचा। तो B और C तो ज़्यादा ही होंगे E से, ये क्लियर है, मतलब यहाँ पर 2 की जगह छोड़कर हम लोग E लिख सकते हैं। अब हम लोग डिसाइड कर ले जाए B और C में, तो B और C में डिफरेंस क्या था? एक से ट्रांस था और एक सिस था, है ना। और जो बनने वाला इंटरमीडिएट है उसमें तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड आ चुका है, तो बनने वाले में चाहे हम इसको सिस लिखें चाहे ट्रांस बना दें, इसको घुमा के कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कि पड़ेगा? बताओ। आप सिग्मा बॉन्ड बनाए हो और उसमें सिस बनाए हो या ट्रांस बनाए हो, उसका कोई मतलब है क्या? ये दोनों स्ट्रक्चर को अलग अलग बोल दोगे, एक को सिस बोल दोगे एक को ट्रांस बोल दोगे? मान लो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे कि ये दोनों में क्या रिलेशन है, तो क्या ज्योमेट्रिकल बोल दोगे? नहीं ना, क्योंकि अब तो सिग्मा बॉन्ड है ना भाई, तो सिग्मा बॉन्ड में तो फ्री रोटेशन हो ही सकता है। बात आ रही है समझ में? तो इसका मतलब ये इंटरमीडिएट एग्जैक्टली सेम है, बस ये रोटेट कर गया है तो ये बन गया, ये रोटेट कर गया है तो ये बन गया है, ठीक है। जब तक वहाँ पाई बॉन्ड था तब तक दोनों अलग थे, तब तक एक ट्रांस था एक सिस था, लेकिन इंटरमीडिएट जैसे ही बना ये दोनों इंटरमीडिएट सेम हो गए हैं। क्यों सेम हो गए? क्योंकि ये दोनों इंटरमीडिएट एक ही हैं। क्लियर हो रही ना बात? सिग्मा बॉन्ड आ चुका है, रोटेशन होकर एक दूसरे में कन्वर्ट होता रहेगा। ये बात आई समझ में? तो अब इन दोनों की बात अगर हम लोग करें तो देखो बड़ा सिंपल है। मुझे बताओ कि सिस और ट्रांस में, एल्कीन में ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है? सिस की, और ट्रांस की एनर्जी होती है कम, मतलब सिस इज़ लेस स्टेबल देन ट्रांस। और जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन रहा है वो सेम बन रहा है, चाहे मैं ऐसा बना दूं और चाहे मैं ऐसा बना दूं, एक ही बात है ना। तो ये दोनों सेम बन रहा है, तो जब सेम बन रहा है तो दोनों का जो ट्रांजिशन स्टेट है वो भी सेम बनेगा, क्योंकि यही सेम बन रहा है। बात आ रही है ना समझ में? तो अब क्योंकि ये सेम है तो ट्रांजिशन स्टेट भी इसी कार्बोकेटाइन जैसा दिखेगा और ये दोनों में सेम है, तो इस वजह से ट्रांजिशन स्टेट भी दोनों का सेम होगा, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई। तो ट्रांजिशन स्टेट दोनों का सेम है, तो अब जरा मुझे बताओ कि किसका रेट ज़्यादा और किसका कम दिखाई दे रहा है यहाँ पर ग्राफ से, है ना। जो ज़्यादा स्टेबल है इस केस में उसको ज़्यादा चढ़ना पड़ेगा एक्टिवेशन एनर्जी, और जो कम स्टेबल है उसको कम चढ़ना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से सिस का एक्टिवेशन एनर्जी कम है, इस वजह से सिस जो है वो ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट यहाँ पर करेगा। मतलब यहाँ पर रेट C का B से ज़्यादा लिखूँगा मैं, C का B से ज़्यादा लिखा जाएगा,
है ना। तो होपफुली ये कई लोग कर लिए होंगे। ठीक है भाई, ये कहानी आई सबको समझ में? हाँ, अब देखो यहाँ पर एक बात और मैं बोल दूँ, ज़रूरी है। एक जनरल मिथ फैला रहता है सबके पास, लेस स्टेबल तो मोर रिएक्टिव। ऐसा हर जगह नहीं होता है। नहीं, अरे सर ये तो ऐसे ही कर सकते थे कि इससे लेस स्टेबल है तो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो कम स्टेबल होगा वो रिएक्टिव ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो रिएक्टिव कम होगा। ऐसा एकदम गलत है। ऐसा हम लोग इंटरमीडिएट के बारे में बोल सकते हैं, ऐसा हम लोग प्रोडक्ट या रिएक्टेंट के बारे में नहीं बोल सकते। ठीक है ना, ये जनरल कॉन्सेप्शन मत अपनाइएगा, है ना, कि अरे लेस रिएक्टिव तो ज़्यादा लेस स्टेबल तो ज़्यादा रिएक्टिव, मोर स्टेबल तो कम रिएक्टिव। नो, ज़रा मुझे बताइए कि डी या मैंने ए का रिएक्टिविटी आपने खुद ही लिखा है कि ए इज़ मोर रिएक्टिव देन सी एंड बी। और ज़रा मुझे बताइए कि इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 6। ये ज़्यादा स्टेबल होता है सिस और ट्रांस से। आइसोब्यूटिलीन, याद है ना। या मैं इसकी बात करूँ, डी की बात करूँ, डी में जब यहाँ पाई बॉन्ड था, यहाँ जब ये पाई बॉन्ड था, तो इस एल्कीन और इस एल्कीन में आपसे स्टेबिलिटी पूछ लिया जाता, तो क्या बोलते आप? दिस इज़ फार मोर स्टेबल देन दिस, क्योंकि इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन था और इसके पास 3 3 6 3 9 3 12 अल्फा हाइड्रोजन था। तो आप बोलते ना कि ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, बोलते ना। तो जब आप ये बात बोलते कि ये ज़्यादा स्टेबल है, तो इसका रिएक्टिविटी तो आपने ज़्यादा लिख दिया है बी और सी दोनों से, तो ये तो मोर स्टेबल एंड मोर रिएक्टिव हो गया, तो ये तो गलत हो गया ना। समझ के बात? तो इस वजह से ये बात नहीं मिसकॉन्सेप्शन पालोगे कि भाई मोर स्टेबल तो लेस रिएक्टिव, ये सब नहीं बात है। ठीक है, इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है, कौन सा इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पर रेट डिपेंड करता है। और ये बात कि लेस स्टेबल मोर रिएक्टिव, मोर स्टेबल लेस रिएक्टिव, ये बात इंटरमीडिएट पर ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, और उस पर भी हर जगह नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ये कॉन्सेप्शन नहीं पालेंगे हम लोग, जो मैकेनिज़्म में बात कही गई है उस तरह से हम लोग बात को समझेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये बढ़िया बात थी, है ना। तो इसको मैंने मिटा दिया है, इसको आप पीछे जाके इसको बनाएगा ज़रूर, है ना, ये अच्छी बात थी। हाँ भाई, तो इतनी बात हो गई ना, कहाँ तक हम लोग पहुँच गए? 6 हो गए ना। अब बचा है एक ये बचा है ई आ जाएगा यहाँ पर, और इसके बाद लास्ट में एच, है ना, एच सबसे लास्ट में होगा, एच सबसे लास्ट में होगा। इधर से इधर रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, एच लास्ट में क्यों होगा, ज़रा मैं एक बात आपसे बताऊँ यहाँ पर। अब ये बात थोड़ा समझना है ना। देखो, ये अपना एल्कीन होता है, यही न्यूक्लियोफाइल है, और इस पर आप HX का एडिशन करा रहे हैं, और यहाँ पर H+ जो है ये इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, क्लोरीन का +M भी होगा यहाँ पर और -I भी होगा, लेकिन -I जो होता है वो +M को यहाँ पर डोमिनेट करता है, ये आपने पढ़ा है। तो बेसिकली इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है, वो न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना तेज़ी से, मतलब उतना ही तो ज़्यादा ये न्यूक्लियोफिलिक होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से ही, स्पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से ही तो ये न्यूक्लियोफिलिक है और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इस पर हो रहा है। तो सिंस क्लोरीन इस पर सीधा जुड़ जा रहा है, तो क्लोरीन -I से इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है, तो इसके पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम हो जाता है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक ही कम हो जाता है, और इसी वजह से इसका इस पर अटैक जो है वो, है ना, थोड़ा सा मुश्किल होता है। समझ गए बात ना। तो इसलिए इसका रेट जो है वो कम हो जाएगा, है ना। लेकिन एक बात और, अब ये बात भी समझिए, ये समझ में आया कि क्यों ये कम रिएक्टिव है, बिकॉज इसमें -I डोमिनेटिंग है, -I की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच लिया गया है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक ही नहीं रह गया है, या बहुत कम न्यूक्लियोफिलिक हो गया है, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इस पर नहीं हो रहा है। लेकिन अगर होगा तो कहाँ होगा, ये एक दूसरी बात है ना। मतलब मान लीजिए आपको एक सवाल ऐसा भी आ सकता है कि ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल मार्कोनिकॉफ एडिशन देगा या एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन देगा। मतलब ये मॉलिक्यूल में H+ किस कार्बन पर अटैक करेगा, जहाँ पर H ज़्यादा है या जहाँ पर H कम है ना। तो ये मॉलिक्यूल का रिएक्टिविटी घट गया है
लेकिन अगर इस पर अटैक होगा और इससे प्रोडक्ट आपको बनाना होगा तो आपको मार्कोनिकॉफ ही बनाना होगा। मतलब H+ का अटैक अगर होगा तो इसी कार्बन पे होगा और ऐसा कार्बोकैटायन बनेगा। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर -I है और 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और साथ साथ कम ही सही लेकिन थोड़ा सा बैक बॉन्डिंग भी है। और अगर इसका उल्टा आप बनाते, मतलब H+ का अटैक आप इस पे कराते और यहाँ पे प्लस चार्ज आता, तो इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन होता, -I इसके पास अभी भी होता, और बैक बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं होती। समझ गए बात? तो इन तीनों फैक्टर्स को इंक्लूड करके कि इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, बैक बॉन्डिंग और -I, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन, -I बट नो बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो ऐसा इस मॉलिक्यूल में, ये बात ध्यान रखने वाली है कि ऐसा इस मॉलिक्यूल में देखा गया है कि यही कार्बोकैटायन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है इन तीनों फैक्टर्स को इंक्लूड करके। ठीक है, इस पर मैं एक बार फिर बात करूँगा जब मैं बेंजीन पढ़ाऊँगा, तब उसमें भी यही बात रिपीट होगी और थोड़ा सा आपको बातें और ज़्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, फिलहाल ध्यान रखेंगे कि अगर कोई भी हैलोजन जुड़ा होगा, सिर्फ क्लोरीन नहीं, कोई भी हैलोजन जुड़ा होगा तो रिएक्टिविटी घट जाएगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए, है ना। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मतलब, बोलने का मतलब क्या, HX के एडिशन के लिए, या कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो हम लोग पढ़ने जाएंगे आगे, तो उसके रिएक्टिविटी घट जाएगी। लेकिन अगर अटैक होगा तो मार्कोनिकॉफ से ही होगा, मतलब प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ से ही बनेगा, ये बात ध्यान रखोगे। ठीक है, क्योंकि जो 3 अल्फा हाइड्रोजन -I बैक बॉन्डिंग, 2 अल्फा हाइड्रोजन -I नो बैक बॉन्डिंग, तो इसका और इसका कंट्रीब्यूशन मिलाकर ये कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, चलिए, तो ये अपना इसका ऑर्डर हो गया। आई कहानी समझ में? चलिए अब देखा जाए, एक और क्वेश्चन लिखो। तो अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप कर लेंगे ना, रेट पर कोई भी कभी भी बात हो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में, है ना, या इन जनरल कहीं पर भी, तो आपको क्या देखना है, उसका मैकेनिज्म देखना है, और आपको ये देखना है कि मैकेनिज्म में अगर कोई इंटरमीडिएट बन रहा है तो उस इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी जिसमें ज़्यादा होगा, अगर वो RDS है तो, है ना, क्लियर है ना बात। चलो, तो एक और क्वेश्चन लिखा जाए। देखो, राइट टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपको लिखना है। ठीक है, पॉज कर लीजिए, करिए, बढ़िया क्वेश्चन है। हो गया होगा। चलो देखा जाए, तो भाई इसमें H+ और Br- है। H+ किस पर अटैक करेगा, इस पर या इस पर, दोनों में से किसी पर। मान लिया कि इस पर अटैक किया, ये पाई बॉन्ड इधर टूट गया, यहाँ प्लस चार्ज हो जाएगा, ब्रोमाइड यहाँ आ जाएगा, है ना, तो ऐसा बन जाएगा, यहाँ ब्रोमीन जुड़ जाएगा और यहाँ H जुड़ जाएगा। अच्छा, अब याद करो, ये p ऑर्बिटल था, पाई बॉन्ड जो बना है वो दोनों ऐसा p ऑर्बिटल होगा ऐसा। ठीक है, तो इसमें H+ इस p ऑर्बिटल में H+ अबव भी जुड़ सकता है और बिलो भी जुड़ सकता है, नहीं, मतलब यहाँ H+ दोनों तरफ से जुड़ सकता है, और ये सेंटर कायरल भी है, तो क्या यहाँ दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे, R और S दोनों मिलेंगे। और क्योंकि ये कार्बोकैटायन है तो ये भी p ऑर्बिटल बना, तो Br- अबव भी आ सकता है और बिलो भी आ सकता है, तो उसकी वजह से भी 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, और ये भी कायरल है, तो 2 कायरल सेंटर है, और सारी पॉसिबिलिटी, है ना, यहाँ पर इक्वली प्रोबेबल है ना। H अबव, H बिलो, ब्रोमीन अबव, ब्रोमीन बिलो, सब तरह से एडिशन हो सकता है। तो जब सब तरह से हो सकता है तो सब प्रोडक्ट बन जाएंगे, सारे स्टीरियोआइसोमर बन जाएंगे, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि दोनों सिन जुड़ेंगे या दोनों एंटी जुड़ेंगे, ऐसा तो नहीं बोला जा रहा, इस मैकेनिज्म में तो ऐसा नहीं है क्या। तो इसका मतलब सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पर, सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पर। तो अगर किसी कंपाउंड में 2 कायरल सेंटर होता है और आपसे टोटल स्टीरियोआइसोमर पूछता है तो वही आंसर होगा,
इसमें टोटल स्टीरियोआइसोमर 2 कायरल सेंटर है और सारी पॉसिबिलिटी है ना प्रोबेबल हैं। तो इसका मतलब 2 कायरल सेंटर, तो 2 के पावर 2 कितना बोल दोगे, 4 बोल दोगे। सिंपल बात है ना। तो इसमें ऐसा, वही मैंने बात आपको जब पहले दिन मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का बताया था, तो मैंने बताया था कि अगर ये भी कायरल होगा, बनने वाला होगा H+ जिस पे अटैक कर रहा है, तो उधर भी अबव बिलो दोनों हो सकता है और उसकी भी कायरलिटी जोड़ेंगे प्रोडक्ट्स में। अब एक काम और ज़रा समझिए, इसके चारों प्रोडक्ट्स जो बनाए हैं आपने फॉर्मूला में कैलकुलेट किया है, ये चारों प्रोडक्ट ज़रा बना दीजिए कॉपी पे, एक बार बना के बताइए, है ना। पॉज कर लीजिए वीडियो, मैं भी बना रहा हूँ, आप बनाएंगे पहले सारा प्रोडक्ट। क्या है ना, यही चारों बनेंगे। अच्छा एक चीज़ और, ये डैश वाला जो लाइन है ये इधर है, इधर भी बना सकते थे, उसमें मत कभी है ना पागल होना, ठीक है ना। ये इधर बना हो चाहे इधर बना हो एक ही बात है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, वो आगे पीछे दोनों, वो बस ये है कि ये बाहर है ये अंदर है, बस दैट इज़ ऑल, ठीक है। तो ये चारों बना होगा, है ना, यही चारों। अब मान लो आपसे पूछ ले कि नंबर ऑफ फ्रैक्शंस, कि ये जो इसके सभी प्रोडक्ट मिले हैं, तो आप बताओ कि टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, याद आ रहा है। चलो पहले उस पर आते हैं हम लोग, ये चारों बनाए हैं। अब देखो एक कॉमन डाउट जो है कुछ लोगों का होता है, उस पर भी मैं बात कर लूँ। कुछ लोग सोचते सर ये तो आप ऐसे बनाए कि H इस पर जुड़ा, ब्रोमीन इस पर जुड़ा, आपने चारों बना दिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि H+ इस पे जुड़े और यहाँ प्लस चार्ज आए और ब्रोमीन यहाँ आए, तो उसके भी तो 4 बनेंगे। नहीं, देखिए आप मान लो, चलो बनाओ, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि H+ यहाँ आ रहा है और ब्रोमाइड यहाँ आ रहा है, मैं उसका कोई एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ। मैं बना रहा हूँ कि मिथाइल यहाँ आ गया, H यहाँ आ गया, ये मिथाइल यहाँ है और ब्रोमीन यहाँ आ गया, ठीक है। ये ना बनाते आप, कोई एक प्रोडक्ट इसका मैं बना रहा हूँ कि अगर H+ इस पर आता इस कार्बन पे और ब्रोमीन इस कार्बन पे आता, है ना, मतलब इसका ठीक उल्टा वाला कि H यहाँ आता और ब्रोमीन यहाँ आता, तो उसका एक कोई स्टीरियोआइसोमर में बना रहा हूँ, ठीक है। अब ज़रा चेक करो कि ये इन चारों में से कोई है या ये अलग ही बना है कोई, ज़रा देखो तो ज़रा। देखो इसको मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे पलट दूँगा, ऐसे पलट दूँगा, तो जब मैं इसको इस एक्सिस पर ऐसा 180 डिग्री पलट दिया, तो ज़रा देखना, बताना मुझे। तो जब मैं इसको ऐसे पलट दूंगा तो मिथाइल अबव है, अबव है, 180 डिग्री घुमाओगे तो बिलो जाएगा, तो यहाँ पर मिथाइल मैं बना दूंगा बिलो और ब्रोमीन मैं बना दूंगा अबव, और यहाँ पे मिथाइल में बना दूंगा बिलो और H में बना दूंगा अबव। सही बनाऊंगा? अगर मैं 180 डिग्री इसको ऐसे घुमा दिया हूँ तो ऐसा बनेगा। अब ज़रा चेक करो कि ये मॉलिक्यूल इनमें से कौन सा है, ये वाला है क्या? देखो तो, देखो तो, क्या ये वाला और ये वाला सेम है? चेक करो, यहाँ ब्रोमीन अबव मिथाइल बिलो, ब्रोमीन अबव मिथाइल बिलो, यहाँ H अबव मिथाइल बिलो, यहाँ H अबव मिथाइल बिलो। सही बात, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि आप ये दूसरा पॉसिबिलिटी जो सोचे हैं, है ना, और 4 ये जोड़ दिए और 4 उल्टा जोड़ दिए और कुल मिलाकर 8 कर दिए, नहीं, है ना। ये आपको समझनी होगी बात कि वो तो सेम बनेगा, ये इन चारों में से कोई ना कोई होगा, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? तो ये 4 बनेंगे। अब मान लीजिए आपको इसमें से पूछ लेता कि ये 4 बने, इसका हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे हैं, तो आपको नंबर ऑफ फ्रैक्शंस कितने मिलते हैं?
ये हम लोग हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन में भी किए हुए हैं, याद है ना। तो अब अगर इन चारों प्रोडक्ट का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा दिया गया तो कितने प्रोडक्ट आपको, कितने फ्रैक्शंस मिलेंगे, तो ज़रा चेक करो। अब जैसे ये है ब्रोमीन और H दोनों बिलो है, इसमें ब्रोमीन और H दोनों अबव है। अगर मैं बोर्ड के प्लेन पर एक मिरर रख दूँ, मतलब बाहर, मान लो ऐसा बाहर ऐसा मिरर रख दूँ, तो ये दोनों मिथाइल अबव हैं, मिरर की तरफ हैं, तो मिरर इसका इमेज किधर बनाएगा, इसकी तरफ बनाएगा ना। तो आप जब उधर से देखोगे तो ये आपसे दूर जाता दिखेगा, मतलब ये दोनों मिथाइल अभी बाहर हैं। जब मैं इसके बाहर वाले मिरर पे इसका मिरर इमेज लूँगा तो ये दोनों मिथाइल अभी बाहर हैं, मिरर पीछे बनाएगा। अरे भाई फिर से मैं आता हूँ, आप मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे तो आप ऐसे मिरर को जब हाथ दिखाएंगे तो मिरर भी आप ही को हाथ दिखाएगा, मतलब मिरर आप जो हैंड मिरर की तरफ करेंगे तो मिरर वो हैंड आपकी तरफ बनाएगा। बात समझ में आ रही है। और उसी इमेज को आप पीछे से देखो, जहाँ हो वहाँ से देखो, तो आपको दिखेगा कि जो इमेज है वो हाथ मेरी तरफ किया हुआ है। समझ के बाद अगर मैं बोर्ड हूँ तो ये दोनों मिथाइल बाहर की तरफ हैं, मिरर इसका जो बाहर वाला मिरर है इसका इमेज बोर्ड की तरफ बनाएगा तो आपको पीछे दिखेगा। तो यहाँ पर ये दोनों मिथाइल पीछे दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं? और जो पीछे ग्रुप थे ब्रोमीन और H वो आगे आ जाएंगे, तो ब्रोमीन और H आगे आ जाएंगे। तो क्या ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर आपस में मिरर इमेज है? बिल्कुल है। अब क्या ये कायरल है? बिल्कुल है। कोई POS कोई COS नहीं है, दो कायरल सेंटर है। देखो तभी तो हमने ये फॉर्मूला लगाया है ना। तो ये भी कायरल है और ये भी कायरल है। और अगर मैं इसको फर्स्ट बोल दिया, मैं इसको सेकंड बोल दिया, मैंने इसको थर्ड बोला और ये वाला बोल दिया फोर्थ, तो मेरे हिसाब से फर्स्ट एंड फोर्थ आर एनेंटियोमर्स, एक दूसरे के मिरर इमेज है ना। और सेकंड एंड थर्ड भी इसी तरह से एनेंटियोमर हो जाएंगे। सेकंड एंड थर्ड भी आपस में क्या है, एनेंटियोमर्स हैं। बात आ रही है समझ में? देखो तो इसमें मिथाइल अबव H अबव है ना, इसमें मिथाइल बिलो हो गया, ये इसके करस्पॉन्डिंग, और H अबव था, H बिलो हो गया। यहाँ ब्रोमीन बिलो था, ब्रोमीन अबव हो गया, यहाँ मिथाइल बिलो था और मिथाइल अबव आ गया, H बिलो हो गया। नहीं तो ये भी इसका मिरर इमेज दिख रहा है। तो सेकेंड एंड थर्ड आर ऑल्सो एनेंटियोमर्स एंड फर्स्ट एंड फोर्थ आर एनेंटियोमर्स। तो दो एनेंटियोमरिक पेयर हैं यहाँ पर। तो एनेंटियोमर्स का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है तो वो एक ही फ्रैक्शन में जाएंगे। तो एक फ्रैक्शन में ये दोनों जाएंगे और एक फ्रैक्शन में ये दोनों जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ फ्रैक्शंस यहाँ पर अपने को 2 मिलेंगे। है ना बढ़िया क्वेश्चन। तो ये सब जोड़ा जा सकता है ना। और सब पुरानी बात रिपीट हो रही है, हम लोग कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस रिपीट है। बस मैकेनिज्म नया है कि इसमें प्रोडक्ट कैसे बनता है, क्या बनता है, बस यहाँ तक नया है, बाकी सारी बातें ठीक है। चलो नोट कर लीजिए इसको और फिर अब थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। तो इस पर इतने टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो अलग अलग लेवल पर बन सकते हैं, मेंस से लेकर एडवांस तक। चलिए अब एक चीज और लिखो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। एंटी मार्कोनिकॉफ। चलो तो एक बार जरा रिवाइज करो, व्हाट इज मार्कोनिकॉफ रूल एंड व्हाट इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, है ना। हम लोग मेजर प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे वो नहीं, व्हाट इज मार्कोनिकॉफ रूल एंड व्हाट इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, है ना। तो देखो तो हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल उसको बोलते थे कि H+ विल गो टू दैट कार्बन विच हैज़ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, इसको बोलते थे कि हम लोग मार्कोनिकॉफ। और ठीक इसका उल्टा हो जाए कि H+ विल गो टू दैट कार्बन विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो वो एंटी मार्कोनिकॉफ हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन पढ़ रहे हैं कि कब एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। तो एक पॉइंट यहाँ पर ज़रा लिखिए, है ना। एक पॉइंट लिखा जाए, लिखो among all HX, among
all HX only HBr, among all HX only HBr gives anti-Markovnikov addition. Among all HX only HBr gives anti-Markovnikov addition in presence of peroxide. In presence of peroxide called peroxide effect, और खरश इफेक्ट, है ना। इसको कुछ लोग खराश भी बोलते हैं, तो कुछ भी बोला जाए, है ना, कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इट इज़ कॉल्ड पेरोक्साइड इफेक्ट और खरश इफेक्ट, ठीक है। तो बोला ये गया कि सारे HX में से, HF, HCl, HBr, HI में से केवल HBr के साथ अगर हम लोग पेरोक्साइड डाल दें और किसी एल्कीन के साथ रिएक्शन कराएं, तो HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड जो है वो एंटी मार्कोनिकॉफ मेजर प्रोडक्ट बना देगा किसी भी एल्कीन के साथ, है ना। तो ये बात हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। अब कैसे, ठीक है, तो ज़रा समझा जाए। देखो बोला ये जा रहा है कि भाई ये अपना एक एल्कीन है मान लो, ठीक है, और इस एल्कीन पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अगर सिंपली HBr डाल दिए तो H प्लस यहाँ आएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा और ब्रोमीन आ जाएगा, मतलब बन जाएगा CH3 CHBr और यहाँ पर भी आ जाएगा CH2H, ऐसा कुछ बन जाएगा। और ये जो एडिशन हुआ है ये मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ HBr ले लिया और साथ में कोई ऐसा कंपाउंड ले लिया जिसके पास ये पेरोक्साइड लिंकेज हो, OO सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा वो ठीक इसका उल्टा बन जाएगा, है ना। मतलब H यहाँ, ब्रोमीन यहाँ, और इसमें H यहाँ गया है जिसके पास कम हाइड्रोजन था, ब्रोमीन वहाँ आया है जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन था, तो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से हो जाएगा। और ऐसा सिर्फ HBr करेगा, बाकी कोई HX के साथ अगर पेरोक्साइड डाल भी देंगे तो भी यही प्रोडक्ट बनेगा, मार्कोनिकॉफ ही बनेगा, ठीक है। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, फिर ऐसा समझा जाए कि क्यों आखिर ऐसा होता है, ठीक है। चलो पॉज करके नोट कर लो, फटाफट बढ़ा जाए। देखो तो इसका जो मैकेनिज्म है ना वो चेंज हो जाता है ना, और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, है ना, स्टेप 1 की अगर हम लोग बात करें तो जो पेरोक्साइड होता है ये अपने को मालूम है कि ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड वीक होता है, तो ये थोड़ा भी लाइट या हीट पाकर ये बॉन्ड यहाँ से होमोलिटिकली टूट जाएगा और ऐसा फ्री रेडिकल बना देगा। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में सबसे पहले पेरोक्साइड टूट के, है ना, ऐसा फ्री रेडिकल बना देता है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये चेन इनिशिएशन स्टेप आएगा, है ना। चेन इनिशिएशन स्टेप क्या आएगा कि ये जो फ्री रेडिकल बना है ये HBr के साथ सबसे पहले रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये रेडिकल है तो इस बॉन्ड को भी रेडिकल की तरह ही तोड़ेगा, और इस O का H के साथ बॉन्ड होकर ROH मतलब एक अल्कोहल बन जाएगा, और साथ में ब्रोमीन फ्री रेडिकल अपने को मिलेगा। तो ये फ्री रेडिकल इनिशिएट हुआ है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। ये ऑक्सीजन से H ही क्यों जुड़ा है, क्योंकि O का H के साथ जो एनर्जेटिक्स है बॉन्ड का वो कहीं ज़्यादा फेवरेबल है कि O से ब्रोमीन जुड़े, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन और ब्रोमीन बॉन्ड वीक होगा तो अगर बन भी जाएगा तो फिर टूट जाएगा, ठीक है, इस रेडिकल के प्रेजेंस में। तो इस वजह से O और H ही ये बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए इसमें इस तरह से ये बॉन्ड टूटा है, इस तरह से बना है। अब है चेन प्रोपोगेशन स्टेप,
ठीक है, चेन प्रोपोगेशन। अब चेन प्रोपोगेशन में क्या है, अब एल्कीन जो था अपना, मान लो हमने ये एल्कीन ले लिया था, तो इसमें ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल इस एल्कीन पर करेगा अटैक, ठीक है। तो अब इस पाई बॉन्ड को, क्योंकि ये रेडिकल है, तो अब ये आयनिक तरह से नहीं टूटेगा। अब कैसे टूटेगा ये, अब तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जा रहा है ना, तो ये बॉन्ड जो टूटेगा ये भी रेडिकल की तरह ही टूटेगा। अब ब्रोमीन या तो इस पर जुड़ सकता है या ब्रोमीन इस पर जुड़ सकता है, मतलब एक पाथवे ए है और एक पाथवे बी है। बोलो तो ज़रा। तो अगर मान लो पाथवे ए से हम लोग चले, मतलब ये आके इस वाले कार्बन से जुड़े, तो इस वाले कार्बन पे रेडिकल बचा रह जाएगा। मतलब पाथवे ए से CH यहाँ पे आ गया ब्रोमीन और यहाँ पर आ जाएगा CH2 रेडिकल, ठीक है। और अगर पाथवे बी से चलें तो बी से मतलब इस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा तो रेडिकल यहाँ पर आएगा। तो ऐसा कुछ बनेगा CH3 CH रेडिकल और CH2 ब्रोमीन। बोलो तो ज़रा। तो इन दोनों फ्री रेडिकल्स में से ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा है? फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी हाइपर कॉन्जुगेशन से गवर्न होती है। तो इसके पास एक ही हाइपर कॉन्जुगेशन है और इसके पास 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब ये वाला जो है ये ज़्यादा स्टेबल है, तो इसलिए इस पाथ से न जाकर इसी पाथ से मेजरली जाएगा। तो ब्रोमीन इस कार्बन पे आके जुड़ेगा। समझ गए बात इतनी? एक चीज़ मैं यहाँ पे और स्टीरियोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूँ, क्योंकि ब्रोमीन रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल्स यहाँ पर दोनों तरफ बनेंगे, ब्रोमीन आकर इससे जुड़ेगा या इससे जुड़ेगा वाली बात जो हम लोग ने की है। तो क्योंकि फ्री रेडिकल भी sp2 होते हैं, फ्री रेडिकल भी sp2 होते हैं, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर भी ब्रोमीन या तो अबव या बिलो दोनों से जुड़ सकता था। नहीं, मतलब यहाँ पर भी अगर कायरल होने का चांसेस होता, यहाँ पर ये दोनों H हटा के मैं कोई डिफरेंट 2 ग्रुप लगा देता, तो यहाँ पर भी दोनों तरफ से जुड़ता और दोनों प्रोडक्ट काउंट होंगे, है ना। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अगर पूछा जाएगा आपको तो यहाँ पर भी वो बात है, ठीक है। तो ये हो गया। अब तो ये मैं बोल दिया चेन प्रोपोगेशन स्टेप ए। अब चेन प्रोपोगेशन स्टेप बी क्या होगा कि ये जो फ्री रेडिकल बना है CH2Br, अब ये फर्दर HBr के साथ, HBr डाले हुए हैं हम लोग सिस्टम में, तो क्योंकि ये रेडिकल है तो ये बॉन्ड भी रेडिकल की तरह टूटेगा और इस H से ये रेडिकल बॉन्ड बना लेगा। क्योंकि ये sp2 होता है तो H अबव और बिलो दोनों से भी जुड़ सकता है, मतलब ये कायरल होने का चांसेस होता तो दोनों बनते, मतलब यहाँ पर भी कायरल होने का चांसेस होगा तो दोनों बनेंगे, यहाँ पे भी कायरल होने का चांसेस होगा तो दोनों बनेंगे। ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक है। H ही आकर इसलिए जुड़ा क्योंकि इस गिवन पॉसिबिलिटी में ये फ्री रेडिकल हाइड्रोजन के साथ ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसके साथ इसका 1s का ओवरलैप होगा और इसका 4p का होगा, नहीं तो इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए H को ही बॉन्ड बना लिया। तो ऐसा कुछ यहाँ पर CH3 CHH और यहाँ पर CH2Br ऐसा बन जाएगा, प्लस ब्रोमीन फ्री रेडिकल भी बन जाएगा जो रिसाइकल करने लगेगा। मतलब प्रोपोगेशन स्टेप में ब्रोमीन रेडिकल यहाँ पे फिर बन गया, फिर ये दूसरे एल्कीन पे अटैक करके ये बनाएगा, फिर ऐसे ही ये स्टेप चलता रहेगा जैसे वहाँ पर हम लोग समझे थे, ठीक है। और फिर चेन टर्मिनेशन स्टेप, कोई रेडिकल बना हो कंबाइन कर गया वो अलग बात है। तो मेन रिएक्शन जो है वो ये है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि रेडिकल मैकेनिज्म से जाने लगता है रिएक्शन, इस वजह से ये वाला एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट अपने को मेजर मिल रहा है ना। H उस कार्बन से जुड़ा जिस पर हाइड्रोजन कम था और ब्रोमीन उससे जुड़ा जिस पर हाइड्रोजन ज़्यादा था। मार्कोनिकॉफ का ठीक उल्टा, तो इसको क्या बोलोगे? एंटी मार्कोनिकॉफ। एक और बात, क्या यहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे फ्री रेडिकल बन रहा है। कार्बोकैटाइनिक रीअरेंजमेंट होता है, फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो फ्री रेडिकल रीअरेंज करा के नहीं बनाएंगे, मतलब यहाँ पर बिना रीअरेंजमेंट के एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। चलिए, तो इसको अब नोट कर लीजिए और फिर हम लोग एक बात इसमें और समझ लें कि क्यों केवल, पहले नोट कर लो,
ठीक है। अच्छा, तो चेन प्रोपोगेशन स्टेप ए और बी दोनों आपने देखा है, और क्योंकि वही बार बार हो रहा है तो जो रिएक्शन का एनर्जेटिक्स है, जो रिएक्शन का रेट है, वो सब चेन प्रोपोगेशन स्टेप ही डिसाइड करता है, ठीक पहले की तरह, है ना। ये बात हम लोग हैलोजनेशन में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनाना है अपने को, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम लोग रीज़न समझ लेते हैं कि आखिर HBr ही क्यों, केवल HBr ही ऐसा एंटी मार्कोनिकॉफ क्यों देता है। बाकी अगर हम लोग HCl के साथ पेरोक्साइड ले लें, HI के साथ पेरोक्साइड ले लें, तो वो मार्कोनिकॉफ रूल से ही जाएगा, वो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। मतलब मेरी बात समझ लीजिए। चलो एक क्वेश्चन समझा ही देते हैं। जैसे मान लो ये दे दिया आपने को, और यहाँ एरो पे लिख दिया है HBr, ठीक है। एक जगह एरो पे लिख दिया है HCl, एक जगह लिख दिया है HCl इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है। एक जगह लिख दिया है HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो इनके अगर प्रोडक्ट्स अपने को लिखने हैं तो देखो ये पाई बॉन्ड है ना। तो HBr पेरोक्साइड नहीं लिखा है, तो आप सिंपली जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़े हैं, H+ आएगा इस कार्बन पे, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, ब्रोमीन इस पर आएगा। मतलब इस केस में जो आप प्रोडक्ट बना दोगे वो ब्रोमीन यहाँ जोड़ दोगे, यहाँ पर H जोड़ दोगे, मार्कोनिकॉफ से हुआ है ये। HCl होगा तो भी मार्कोनिकॉफ से होगा, ठीक है, प्रोडक्ट बनेगा, बस Cl यहाँ आ जाएगा। बोलो तो HCl इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड अगर होगा तो भी कोई फ़र्क नहीं है, तो भी ये नहीं सोचेंगे कि भाई यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ कराएं, नहीं, एग्जैक्टली चाहे HCl लिखा हो या कंफ्यूज करने के लिए लिखता है HCl इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है। तो आप ये सोचेंगे अरे पेरोक्साइड पड़ा है एंटी मार्कोनिकॉफ करा दे, नहीं, आपको मार्कोनिकॉफ ही बनाना है, बिकॉज HCl पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं देता। कौन देता है? HBr, ओनली HBr। तो HBr और पेरोक्साइड लिखा है, तब आप मार्कोनिकॉफ का ठीक उल्टा। तो कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग, ये है। तो मार्कोनिकॉफ कैसे बनाते हो? H+ इस पर जाएगा जिस पे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, नहीं। तो जो मार्कोनिकॉफ से प्रोडक्ट बनता है उसका ठीक उल्टा आपको लिख देना है। मतलब आपको यहाँ इस बार H और यहाँ इस बार ब्रोमीन लिख देना है, समझे ना। तो केवल HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड जो है वो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट देता है। और प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं ये बात आपको, ये दिक्कत होती है इसमें। एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनाने में कई लोगों को दिक्कत होती है ना, ऐसा देखा है मैंने। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, पहले आप कहीं रफ में मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बना दो, बिना रीअरेंजमेंट वाला बना दिए कि H यहाँ जाएगा, ब्रोमीन यहाँ जाएगा, बना दिए, और ठीक उसके उल्टे पोजीशन पे बात, मतलब उनको स्वैप कर दो, उनको उल्टा कर दो और प्रोडक्ट लिख दो, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन मुझे बताना अभी समझ में आया, ठीक है। तो ये बात अपने को क्लियर हो गई है ना। चलिए, चलो तो अब लिखो वाई ओनली, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसका प्रोडक्ट लिख लीजिए। अब जरा, ठीक है, थोड़ी सी लंबी हो रही है क्लास, है ना। आई थिंक हो रहा है टाइम, बट ये काम हम लोग करके ही है ना, थोड़ा 5 मिनट लगेगा और लिखिए, है ना। लिखो, एक क्वेश्चन बना के लिख लो, वाई ओनली HBr गिव्स, वाई ओनली HBr गिव्स एंटी मार्कोनिकॉफ addition, why only HBr gives anti-Markovnikov addition in presence of peroxides, ठीक है। चलो, तो अब इसका हम लोग जरा सॉल्यूशन समझा जाए कि क्यों केवल HBr जो है वो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन देता है पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। तो इसका जो आंसर है वो चेन प्रोपोगेशन स्टेप में छुपा हुआ है ना, चेन प्रोपोगेशन स्टेप। देखो भाई, अगर मान लीजिए हमने HF ले लिया, HCl ले लिया, HBr ले लिया और HI ले लिया, ठीक है। हम लोगों ने HF ले लिया, HCl ले लिया, HBr ले लिया और HI ले लिया। चेन प्रोपोगेशन स्टेप 2 स्टेप थे, एक A लिखा था हम लोगों ने और एक B लिखा था, याद है ना।
तो चेन प्रोपोगेशन HF के साथ जो स्टेप A होता है ये एक्सोथर्मिक होता है, और स्टेप B जो होता है ये हाईली एंडोथर्मिक होता है। ये मैं किसका साइन लिख रहा हूँ, मैं डेल्टा H का साइन लिख रहा हूँ इस रिएक्शन के, है ना। अब मैकेनिज्म एक बार देख लो, कंफ्यूजन ना रहे। चेन प्रोपोगेशन स्टेप में 2 स्टेप थे। स्टेप A जब ब्रोमीन रेडिकल अटैक करता है, स्टेप B जब एल्काइल रेडिकल वहाँ से H एब्स्ट्रैक्ट करता है। इन दोनों का रिएक्शन का जो डेल्टा H है, मैं उसका यहाँ पर वैल्यू क्या सिर्फ ये लिख रहा हूँ कि कौन सा स्टेप एक्सोथर्मिक है, कौन सा एंडोथर्मिक है, नहीं। तो HF के साथ स्टेप A इज एक्सोथर्मिक एंड स्टेप B इज एंडोथर्मिक। HCl के साथ भी स्टेप A इज एक्सोथर्मिक एंड स्टेप B इज एंडोथर्मिक, लेकिन इससे थोड़ा कम। HBr के साथ ही केवल ऐसा होता है कि दोनों स्टेप क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं। HI के साथ पहला एंडोथर्मिक हो जाता है और दूसरा एक्सोथर्मिक हो जाता है, ठीक है। तो एक बार ये क्वेश्चन आईटी में पूछा जा चुका है, और एनसीईआरटी में जो इसका रीज़न लिखा है वो यही लिखा है कि वाई ओनली HBr गिव्स ओनली एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, बिकॉज बोथ दी चेन प्रोपोगेशन स्टेप्स आर एक्सोथर्मिक इन केस ऑफ HBr, ठीक है। अब ये बात लिखी हुई है वहाँ पर, और आईटी में भी ऑप्शन यही दिया था कि उसमें दोनों स्टेप्स जो होते हैं एक्सोथर्मिक होते हैं। जो एनसीईआरटी में लाइन लिखा था वही लाइन लिखा था। लेकिन क्या इससे बात क्लियर हो रही है, सोच के बताइए। क्या ये दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक हैं तो क्या, तो उससे एंटी मार्कोनिकॉफ हो जाएगा, हम लोग बिलीव कर लेंगे? नहीं, है ना। तो इस पे थोड़ा समझा जाए बात कि क्यों आखिर दोनों एक्सोथर्मिक होने की वजह से ऐसा क्या हो रहा है कि केवल HBr एंटी मार्कोनिकॉफ दे रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा मज़ेदार तरीके से समझते हैं। हम लोग इन सब का एनर्जी प्रोफाइल बनाते हैं फटाफट, है ना। चलो देखो, मैं बना रहा हूँ, मैं HF के साथ अगर बनाऊँ, ये HF के साथ मैं बना रहा हूँ, तो पहला एक्सोथर्मिक है और दूसरा एंडोथर्मिक है, ठीक है। पहला एक्सोथर्मिक है और दूसरा हाईली एंडोथर्मिक है, ठीक है। ये HF के साथ हो गया। फिर मैं HCl के साथ बना रहा हूँ, पहला एक्सोथर्मिक है और दूसरा थोड़ा कम एंडोथर्मिक है, ठीक है। फिर मैं क्या बना रहा हूँ, मैं HBr के साथ बना रहा हूँ, पहला एक्सोथर्मिक है और दूसरा भी एक्सोथर्मिक है, यही है ना। और ये HBr के साथ हो गया, और मैं लास्ट में क्या कर रहा हूँ, मैं HI के साथ बना रहा हूँ, पहला एंडोथर्मिक है, दूसरा एक्सोथर्मिक है। अब ये अगर हम लोग चारों ग्राफ को थोड़ा सा एनालिसिस करें ना, तो आंसर मिल जाएगा कि क्यों HBr ही केवल एंटी मार्कोनिकॉफ देता है। एक बात आपको ध्यान करनी होगी, जब मैं वुड्स रिएक्शन पढ़ा रहा था, जब मैं फ्री रेडिकल हैलोजनेशन पढ़ा रहा था, तो मैं बार बार एक बात कह रहा था कि रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव, वो रुकते नहीं हैं किसी के लिए, वो फटाफट कंबाइन होकर ख़त्म होते हैं। उनको जो रास्ता मिलता है उस रास्ते से बनते हैं, ठीक है ना। इसलिए इंट्रामोलिकुलर वुड्स बहुत तेज़ी से होता था, भले स्टेबल प्रोडक्ट ना बने, कम स्टेबल बने। याद आ रही है बात। तो क्योंकि ये रेडिकल मैकेनिज्म है, ये मैं बता रहा हूँ कि अगर ये सारे HF, HCl, HBr, HI ये सारे अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाते तो उनके साथ ऐसा एनर्जी प्रोफाइल बनता। ब्रोमीन तो जाता है तो ऐसा ही बनता है, बाकी अगर एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन देते पेरोक्साइड के प्रेजेंस में तो ऐसा एनर्जी प्रोफाइल बनता। अब इनमें क्या गड़बड़ है ज़रा समझा जाए। क्योंकि रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव, तो इसमें यहाँ से जो यहाँ पहुँचे तो ये तो तेज़ी से पहुँचे, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, कम होगा, तो जल्दी होगा, फटाफट होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो HF के साथ तो बढ़िया रिएक्शन हुआ, लेकिन यहाँ तेज़ी से बनता हुआ जा रहा है, यहाँ पे सारा रेडिकल R रेडिकल बनता चला जा रहा है फटाफट 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 फटाफट, है ना, क्योंकि ये फटाफट तेज़ी से हो रहा है। और इसका एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका डेल्टा H अगर बहुत ज़्यादा है, अगर ये ज़्यादा होगा तो इसका ऑफकोर्स एक्टिवेशन एनर्जी तो इस वैल्यू से ऊपर ही होगी। ये बात तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, याद आ रही है ना बात। तो इस वैल्यू अगर ये वैल्यू ज़्यादा है तो इससे तो ज़्यादा ही एक्टिवेशन एनर्जी होगा। तो ये अगर बहुत बड़ा वैल्यू है एंडोथर्मिक वाला, तो यहाँ से यहाँ जाने का जो रेट है वो स्लो है। और एंटी मार्कोनिकॉफ HF तभी देता जब ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जाता, तभी देता ना, क्योंकि उसी का तो मैकेनिज्म का तो हम लोग लिख रहे हैं। कोई डाउट किसी को? देखो अब क्या है, तो ये जो R रेडिकल है
अब यहाँ से तेज़ी से बन रहा है लेकिन उसके आगे स्लो जा रहा है, मतलब यहाँ एक्यूमुलेट हो रहा है। तो बहुत सारे आर रेडिकल जब एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो क्या अपनी अपनी बारी का वेट करेंगे कि नहीं हमको तो इसी रास्ते से जाना है, वो तो स्लो है ना। तो यहाँ आर रेडिकल एक्यूमुलेट होकर क्या करेगा, फिर कंबाइन होकर ख़त्म होने लगेगा। तो इसका मतलब इस रिएक्शन का अगर ये इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ डालते हम लोग HF में, तो यहाँ के बाद रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाता है, वहीं कंबाइन होकर रेडिकल ख़त्म होना शुरू कर देते हैं, इसलिए वो नहीं देता। तो वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से फिर क्यों जाएगा, ये भी तो बात है कि ठीक है तो सर उसमें प्रोडक्ट फिर डाइमराइज होकर बनना चाहिए। भाई HF को ये कौन बता रहा है कि पेरोक्साइड के प्रेजेंस में आपको आयनिक मैकेनिज्म नहीं करना है, ऐसा तो कोई नहीं बता रहा ना। मतलब HF तो उसी रास्ते से जाएगा जिससे वो तेज़ी से जाए और स्टेबल प्रोडक्ट मिले। तो जो आयनिक मैकेनिज्म है HF, HCl और HI के साथ, वो इन मैकेनिज्म से कहीं ज़्यादा फास्ट है और कहीं ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट दे रहे हैं। इसीलिए उस इनके केस में जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो आयनिक ही रहता है, वो फ्री रेडिकल नहीं बनता, ठीक है ना। इसमें भी ऐसे ही हो रहा है, यहाँ से यहाँ जल्दी आ रहा है लेकिन यहाँ से यहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा यहाँ पर ढेर सारा, क्योंकि ये जल्दी जल्दी आ रहा है और यहाँ धीरे धीरे जा रहा है। तो एक तरफ से तेज़ी से बाल्टी में भरता जा रहा है और दूसरी तरफ से धीरे निकल रहा है, तो बहुत सारे रेडिकल हो जाएंगे एक साथ, तो वो कंबाइन कर जाएंगे। क्लियर हो रही ना बात। उसी तरह से यहाँ पर ये पहला ही एंडोथर्मिक हो गया है, तो यहीं पर जो आई रेडिकल है वही कंबाइन करके ख़त्म हो जाएगा। नहीं, केवल HBr ऐसा है जो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में पहला भी जल्दी बन रहा है और दूसरा भी जल्दी बन रहा है, मतलब स्टेप डाउन हो रहे हैं दोनों में। तो फटाफट यहाँ से ये मैकेनिज्म केवल HBr के साथ कहीं पर भी रेडिकल एक्यूमुलेट होने का चांस नहीं है, जल्दी से R रेडिकल बन रहा है फिर उससे आगे बढ़ जा रहा है। समझ गए। इसीलिए ओनली HBr गिव्स एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, दिस थिंग इज़ बेसिकली है ना मेंट फॉर क्लास, है ना। वो जो ऑफलाइन क्लास में बैठकर ये सारी बात बताने का जो वो है वो एक डिफरेंट ही है। खैर चलिए, है ना, होपफुली जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, जो मैं बात बताना चाहता था, मैंने कन्वे कर दिया है। ठीक है ना। चलिए, कोई डाउट होगा तो फिर पूछिएगा, है ना। अभी तो हाँ, तो आई थिंक क्लियर हो गई बात। इसका एक्सप्लेनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी वजह से अगर दोनों एक्सोथर्मिक हो रहे हैं तो वो, क्योंकि दोनों का एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा, इस वजह से वो ही केवल एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन दे सकता है। बाकी में किसी न किसी का एंडोथर्मिक कोई स्टेप है तो वहाँ आर रेडिकल के जो पाइलअप होने की वजह से तो वो एंटी मार्कोनिकॉफ फेल कर जाता है, तो वो आयनिक मैकेनिज्म से ही प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। रीज़न ये था, आप अपनी भाषा में लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए भाई, नमस्कार।